नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देहरादून से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम है और 11 बजे आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश द्वारा आयोजित डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह के दूसरे दिन गढ़वाली गायकों के गीतों पर छात्र छात्राएं भी जमकर थिरके। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत कर छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया है। तो डोईवाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर गढ़वाली गायकों के गीतों पर छात्र भी थिरकते हुए नजर आए और सांसद ने छात्र छात्राओं को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित किया है। और ये उसी पल की तस्वीरें हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर छात्र संघ समारोह का आयोजन हुआ।
संबोधन का। तो आपको बता दें कि सीएम धामी का ये कार्यक्रम में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश द्वारा आयोजित हेमकुंड साहिब यात्रा के प्रथम दिन का हमारे इस लोकसभा पूरा क्षेत्र आता है, उसके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के प्रिय सरकार आदरणीय रमेश चंद्र पोखरियाल नगर निगम की महापौर नेता मुंबई और उनके संयोजन में ये सारा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के श्री नरेंद्र सिंह अधिकारी इसका संचालन भी कर रहे हैं। हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष बहन कुसुम गढ़वाल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाई विजय राणा जी, विनय मीणा जी, कविता शाह जी, जितेंद्र जी, संजय जी एवं सभी हमारे आए हुए सभी पदाधिकारी, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे बच्चे प्यारे भी यहाँ पर उपस्थित, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे भाई अजीज जो हम सब इस यात्रा का कुशल संयोजन में और हम सब के एकत्रीकरण में इनका भी बड़ा योगदान होता है। श्री बलवीर सिंह सोनी, जितेंद्र जी, प्रतीक भाई एवं राज्यपाल मेरे पुराने सभी उपस्थित। मैं सबसे पहले तो आज गुरु ग्रंथ साहब प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि आज ये शुभ दिन, लेकिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के लिए आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूँगा, गुरु घर में प्रार्थना करूँगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो और बिना किसी परेशानी और गुरु महाराज कृपा करें। आज क्योंकि हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारंभ हो रही है, इससे पहले 4 धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो गई। 22 अप्रैल को जहाँ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, वहीं 25 तारीख को 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे, 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और लगातार यात्रा चल रही है। 1 महीने का कालखंड आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। इस बार क्योंकि हमको पहले से ही ये अंदाजा था कि यात्रा पिछले साल से भी बड़ी है। पिछले साल की यात्रा में पूरे यात्रा के सीजन में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड रूप से और ऑफलाइन 4 धाम के दर्शन किए। पिछले साल की बहुत बड़ी चुनौती थी, इस साल भी हमारे सामने चुनौती है कि यात्रा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न होगा और धीरे धीरे यात्रा अपने चरम पर आ गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केदारनाथ जी में एक दिन में 1 महीने 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन के लिए हमारे
रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ये बड़ी चुनौती थी और यहाँ पिछले 1 महीने से लगातार बर्फबारी हो रही है। यात्रा कठिन है, पैदल जाना होता है और बीच बीच में ग्लेशियर भी आ रहे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी हमारे यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उनका उत्साह किसी प्रकार से कम नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। मैं भी लगातार सबसे अनुरोध अपील करता रहा हूं कि आप यात्रा तभी प्रारंभ करें, तभी यात्रा में जाए जब मौसम के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त करें। उसके कारण से जहां हमको स्वयं को कई परेशानियों से वो बचा पाएंगे, वहीं अगर उत्तराखंड आने वाले एक भी तीर्थयात्री को, चाहे वो बद्रीनाथ जा रहा हो, चाहे केदारनाथ जी जा रहा हो, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहा हो, या हेमकुंड साहब जा रहा हो, या हमारे यहाँ के किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी देवस्थान पर जा रहा है, अगर उसको थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो ऐसा लगता है कि परेशानी मुख्य सेवक होने के नाते मुझे हो। इसलिए भाइयों बहनों, इस बार हमने 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए 50 हेल्थ एक्टिव भी लगाए हैं। जगह जगह पर ये व्यवस्था की टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थिति में हेमकुंड साहब की यात्रा भी बहुत कठिन यात्रा है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से आज इस गुरु घर से परम पूज्य गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष पूरे देशवासियों को जो भी इस यात्रा में आते हैं उन सबसे यह अनुरोध जरूर करना चाहता हूँ कि अपने हेल्थ का परीक्षण ठीक प्रकार से कर लें। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य को हम ठीक कर लें, उसके बाद ही अपने चिकित्सक की सलाह से स्वास्थ्य का परीक्षण करवाने के बाद अपनी यात्रा में प्रारंभ करें। वैसे तो गुरु महाराज की कृपा होगी कि सब लोग अपनी यात्रा अच्छी प्रकार से करें। और मैं आज जैसा मेरे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, सबकी तरफ से उनका अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हेमकुंड साहब की बहुत कठिन यात्रा है, जिसके लिए कई दिन लग जाते हैं, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी। क्योंकि पिछले साल उन्होंने अपनी केदारनाथ, बद्रीनाथ उधर गदरपुर के मकरंदपुर गांव पे गदरपुर पुलिस ने जनता चौपाल लगाई और नशे के खिलाफ साथ ही अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं पर प्रतिनिधि महेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि पुलिस द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है जिसमें पुलिस और जनता के बीच में संवाद बढ़ा है। थाना अध्यक्ष ने गदरपुर पुलिस के बीच में चौकी इंचार्ज अपना सोशल मीडिया से संबंधित अनेक नंबर ग्रामीणों को उपलब्ध करवाए हैं और प्रयास बेहद सराहनीय है। जैसे कि पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी के अनुक्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा ग्राम मकरंदपुर प्रधान जी के सहयोग से चौपाल का आयोजन किया गया और चौपाल में 4 मुख्य बातों का यहाँ के निवासियों को जागरूक किया गया। 4 मुख्य, पहला नशा, कि हमारा यूथ बेकार ना हो ड्रग्स के नशे से, कच्ची शराब के नशे से, कि कैसे बचा जाए और कैसे इस पर कार्रवाई में आप पुलिस को सहयोग कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हमारी बेटियां बहनें जा रही हैं स्कूल कॉलेजों को तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से कैसे बचा जा सकता है।
1090 जो महिलाओं का सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर है शिकायत दर्ज कराने, वो बताया। तीसरा हमने एक्सीडेंट के प्रति, क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा हानि होती है यूथ की, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, किसको मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, किसको गाड़ी चलानी चाहिए जिस पर ड्राइविंग लाइसेंस है, और पूरी तरह से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा, साइबर फ्रॉड, जैसे कि आजकल अनजान नंबरों से कई सारे मैसेजेज आते हैं, हाय हेलो मैं बात करने, इस तरह के कई मैसेजेज आते हैं, तो उसमें कोई भी उसके झांसे में ना आए और तत्काल उसको ब्लॉक करे अगर किसी अननोन नंबर से इस तरह के मैसेज आते हैं। और अगर मैसेज में कोई उसका रिप्लाई कर भी दे रहा है और उसकी तरफ से डिमांड आती है किसी पैसे की, तो तत्काल उस नंबर को ब्लॉक करके आवश्यक कार्रवाई करें। ये सारी जानकारी दी गई। और 1930 टोल फ्री नंबर है साइबर क्राइम की सूचना देने के लिए, वो भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया। अब उधर देहरादून में 29 मई को जून से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और मुरादाबाद रेल मंडल के देहरादून से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 29 मई से शुरू होगा। रेलवे मुख्यालय की सूचना के मुताबिक 29 मई को प्रधानमंत्री देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन समय अभी निर्धारित नहीं हुआ। देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस से चलाने की तैयारी को लेकर महाप्रबंधक समेत अन्य अधिकारी 18 मई को देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, देहरादून से दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जितेंद्र जी, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन एक बड़ी सौगात है देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि टाइमिंग को लेकर, टिकट को लेकर, बाकी अभी चीज़ों का उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। हाँ देखिए, 29 मई को देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस वो चलेगी और मुरादाबाद रेल मंडल ने देहरादून से नई दिल्ली के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका संचालन करने के लिए अभी अपनी मंजूरी दी है और वो तारीख भी तय हो गई है। 29 मई से इसका संचालन होना अभी माना जा रहा है। रेलवे मुख्यालय की सूचना के अनुसार 29 मई को क्रांति देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन का समय जो है वो अभी निर्धारित नहीं हुआ है। हालांकि देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी को लेकर महाप्रबंधक समेत अन्य अधिकारी हैं वो 18 मई को देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि 29 मई से जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी जो है प्रधानमंत्री देहरादून से दिखा सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन के चलने के बाद आखिर देखिए दिल्ली वासियों के लिए तो सहूलियत है ही, लेकिन यहाँ पर ख़ासतौर पे जो पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, उनके लिए हम इसे कितनी बड़ी सौगात मानकर चलें? देखिए, समय की बचत है और हर आदमी आज के दिनों में अपना जो समय है इसको बचाने की कोशिश करता है। बहुतायत जो पहाड़वासी हैं वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट से भी दिल्ली अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो यात्री जोलीग्रांट एयरपोर्ट से जहाज के माध्यम से दिल्ली जाते हैं उनको अपना समय बचाना है या थोड़ा सा अपना पैसा बचाना है तो वो जरूर वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसका उपयोग करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क इससे किराए में पड़ने वाला हो। लगभग किराया रहेगा, थोड़ा बहुत जब सुविधाएं उसमें मिलेंगी तो किराया भी ज़्यादा होगा, लेकिन समय बचाने के लिए आम लोगों के लिए ये सहूलियत सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जितेंद्र जी देखिए, एक तो जून में बताया जा रहा है कि इसका संचालन शुरू किया जाएगा और जून महीने में इसके संचालन का मतलब ये है कि एक तो जो यहाँ मैदानी क्षेत्र हैं, दिल्ली की तरफ आप बात कर लीजिए, इधर ख़ास तौर पर एनसीआर की बात कर लीजिए,
तो यहाँ से एक बड़ी आबादी जो है वो पर्यटन के तौर पर या गर्मियों से राहत पाने के लिए थोड़ी सी वो उत्तराखंड का या पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं। तो ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि जो हाईवे होता है वहाँ पर गाड़ियों का लोड बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर जून में ये वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होता है तो इस दिशा में भी एक बड़ी राहत रहेगी। बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि बहुतायत जो सर्विस क्लास लोग हैं वो भी वीकेंड पे सैटरडे संडे को देहरादून से दिल्ली जाते आते रहते हैं। और फिर जो वीकेंड होता है उसमें भी जो दिल्ली वासी हैं वो सोचते हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए सबसे नजदीक जो हिल स्टेशन है वो उत्तराखंड है। एनसीआर से यूपी और यूपी से लगता हुआ उत्तराखंड। तो आदमी आज भी अपनी गाड़ी से अगर आना चाहता है और आता है हाईवे से तो 3 से 4 घंटे में वो देहरादून या मसूरी की तरफ पहुंच जाता है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस का जब संचालन शुरू होगा तो एक और सहूलियत होगी। और जैसे आपने कहा कि जो जाम की स्थिति उससे भी जरूर निजात मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। मसूरी कांग्रेस शहर अध्यक्ष जसवीर कौर ने मसूरी के एक होटल में पत्रकार वार्ता की और मसूरी बीजेपी मंडल के अध्यक्ष गीता कमाई के द्वारा माल रोड की दुर्दशा और विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। मसूरी की जनता परेशान है, रिक्शा चालक परेशान हैं, यहाँ तक कि पैदल चलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव होना है। बागेश्वर चुनाव क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है। तो जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम लोग तो कहते हैं कि हम 24/7 की पार्टी हैं, तो इसलिए तैयारी पूरी है। जहाँ तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा, लेकिन जिसको भी वहाँ पर लड़ाया जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत बड़े बहुमत से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्योंकि हम लोगों ने जो वहाँ पर हमारे प्रत्याशी थे जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो काम वहाँ पर किया है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को इतने लंबे समय से सींचा है, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ पार्टी को मिलेगा और बहुत बड़े बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। उधर उच्च हिमालय लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू सिख आस्था केंद्र लोकपाल हेमकुंड साहिब की कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पर 20 मई से होने जा रही लोकपाल यात्रा के लिए यात्रा बेस कैंप गोविंद घाट और गोविंद धाम में स्थानीय कारोबारियों और घोड़ा गाड़ी संचालकों में भी यात्रा शुरू होने को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस में मरीजों के पंजीकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य जांच की दरें एक समान होंगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने और शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली जिले में कैथ लैब बनाने का प्रस्ताव भी जल्द शासन को उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण और जांच की दरें अलग अलग हैं, जिसको देखते हुए आम जनता की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी राजकीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मरीज के पंजीकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य जांच की दरें एक समान करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में एक समान होंगी पंजीकरण की व्यवस्था। उधर चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की विग्रह डोली अपने शीतकालीन गति स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना होने जा रही है और इस दौरान हंस फाउंडेशन की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
रुद्रनाथ की डोली विदाई के साथ ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और रुद्रनाथ की डोली को बाबा के जयकारों के साथ विदा किया गया। जैसे आप सभी को विदित होगा, भगवान श्री रुद्रनाथ चतुर्केदार में से एक है, जहाँ पे भगवान श्री शिव का मुखारविंद का दर्शन होता है। एकानन मुखारविंद का दर्शन जहाँ होता है वो भगवान श्री रुद्रनाथ जी हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगी भगवान श्री रुद्रनाथ जी का जो एकानन मुख का दर्शन होता है वो श्री रुद्रनाथ जी में होता है, और चतुरानन पशुपतिनाथ में होता है, और पंचानन ओणेश्वर नाम के मंदिर में होता है। और जैसे आप कह सकते हैं कि भगवान श्री रुद्रनाथ जी की जो जल विग्रह मूर्ति है आज अपने रुद्र धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आज जो रात्रि विश्राम होगा वो लीटी में होगा। कल भगवान श्री अपने रुद्र धाम पहुंच जाएंगे और कल शाम भगवान श्री रुद्रनाथ जी में अखंड रामायण का पाठ होना है। तत्पश्चात 20 तारीख को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में रामायण का पाठ खत्म होगा। तत्पश्चात भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। धन्यवाद। रुद्रनाथ की डोली पट खोलने का जो है ज्येष्ठ संक्रांति के दिन कार्यक्रम शुरू किया जाता है। उस दिन भगवान गर्भगृह से गद्देश्वर पर उनकी जो है जल विग्रह मूर्ति रखी जाती है, जो 2 दिन वहाँ पे दर्शन देने के बाद तीसरे दिन जो है रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान डोली में करते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब जुड़ी रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।